17। अच्छा, इको का 17 को है। चले भाई, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 जो है हर उससे करेंगे पेपर से। आगे जरा निकाल लो। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आप में ये चॉइस होती है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जो शेयर डिबेंचर है उसमें चॉइस होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होगा, शेयर डिबेंचर की जो चॉइस है इसमें वो आएगी। ठीक है, चले तो पहले हम लोग जो है दोनों पे फोकस करेंगे। जहां कोई ऐसा होगा टेढ़ा मुद्दा आएगा तो उस पर भी डिबेंचर पे फोकस करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 1। पहले पेज नंबर 1 पे आओ। कह रहा है एक शेयर है 10 रुपए का, 4 रुपए प्रीमियम पे अपने पास इशू किया गया था, जिसमें 7 रुपए प्रीमियम के साथ जो कॉल्ड कर लिया। कह रहा है अनकॉल्ड कैपिटल कितनी होगी, इस बात को समझे। 10 रुपए का शेयर है, कह रहा है 7 रुपए प्रीमियम के साथ कॉल्ड कर लिया, इसमें 1 रुपया प्रीमियम। तो प्रीमियम को छोड़ के बताओ कितना कॉल्ड किया, 6। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी हो गई, 4। इसका मतलब सीधा आंसर हो गया 4। बेटा कॉल्ड अप में या अनकॉल्ड में कभी प्रीमियम नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। कॉल्ड अप में या अनकॉल्ड में कभी प्रीमियम नहीं आता। कॉल्ड अप का प्रीमियम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगला कह रहा है व्हाइल इशूइंग दिस टाइप ऑफ डिबेंचर, कंपनी जो है कोई भी अंडरटेकिंग नहीं देती फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड। ऐसे डिबेंचर्स जिन पे रीपेमेंट करने के लिए कोई गारंटी नहीं है। मैंने आपसे उधार लिया, ऐसे डिबेंचर जिनको वापस करने पे कोई गारंटी नहीं है, ऐसे डिबेंचर होते हैं अपने पास इररिडीमेबल डिबेंचर्स। नाम लिख लो इनका, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। अब देखो कोई इररिडीमेबल डिबेंचर दिए हुए हैं, ढूंढो। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर दिए, यही इररिडीमेबल डिबेंचर होता है। ठीक है, अच्छा इन सबके बाकी सबके नाम भी बता दूं, बाकी सबका मीनिंग भी बता देता हूं। ये पेज नंबर 1 का क्वेश्चन है बेटा। पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन 3। पहला है जीरो कूपन रेट डिबेंचर। इनके साथ देख लो, जीरो कूपन डिबेंचर वो होते हैं जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। लिख लो इनके साथ, जीरो कूपन डिबेंचर्स आर सच डिबेंचर्स जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। फिर एक दिया हुआ है कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको आप वक्त पड़ने पे शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टिबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। फिर एक दिया हुआ है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स जिसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी है। ऐसे डिबेंचर जिनके लिए आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी है। एंड लास्ट नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर जिनका रिडम्पशन ही नहीं करनी, जिनकी पेमेंट ही नहीं करनी है। भाई साहब सोच के देखो, क्या ये जो रिडम्पशन नहीं करने वाला जो हिसाब किताब है, क्या ये अपने पास जो है ऐसे मान के चलो इसको कि क्या ये इंडिया में लागू होगा या नहीं होगा, क्या ये इंडिया में लीगल होगा या नहीं होगा। तो ये बैन है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स बैन होते हैं। ठीक है, ये आप इंडिया में इशू करके नहीं चल सकते। आओ जी अगले पेज, पेज नंबर 24। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, 24 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले नीचे आ जाओ अपने पास, डिबेंचर वाले में कह रहा है कितना इंटरेस्ट पे होता है उन डिबेंचर पे जो डिबेंचर कोलेटर की तरह दिए गए। बेटा कोलेटर वाले डिबेंचर के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता। कोलेटर वाले डिबेंचर के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता। ये 6% देख के 6% पर ठोक कर आ जाना। बच्चा 12th का ये याद करके चले जाता है, जहां इंटरेस्ट समझ में ना वहां 6%, ऐसा कुछ नहीं है। कोलेटरल डिबेंचर पे कभी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना। कोलेटरल डिबेंचर का मतलब है आपने सिर्फ अपने डिबेंचर उनके पास गिरवी रखे हैं, उनको दे नहीं दिए डिबेंचर, सिर्फ अपने डिबेंचर गिरवी रखे हैं उनके पास, तो ये इन डिबेंचर पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पहले वाला शेयर्स वाला कह रहा है जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है शेयर्स पे, शेयर्स पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90%। मैंने लिखवाया था। डिबेंचर्स पे कितना है, 75%, ये भी लिखवाया था। भाई शेयर्स पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% है, कम से कम 90% बिक जाना चाहिए। डिबेंचर कितने बिक जाना चाहिए, 75%। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा कितने दिन में आ जाना चाहिए, तो 30 दिन में आ जाना चाहिए, 30 डेज। कितने दिन में आ जाना चाहिए, 30 दिन। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जो प्रोसेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये कितने दिन में पैसा आ जाना चाहिए, तो 30 डेज में पैसा आ जाना चाहिए। 30 डेज आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलें आगे। पेज नंबर 44। अरे अब पेज नंबर 44, चलिए पढ़े क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले नीचे वाला पढ़ेंगे। कह रहा है जीरो कूपन बॉन्ड्स जो अपने पास है ये इशू होते हैं। जीरो कूपन का मतलब क्या है, यहाँ जीरो मतलब क्या है, जीरो, जीरो मतलब है इंटरेस्ट रेट जीरो है, मतलब इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे कुछ। पढ़े, एट जीरो इंटरेस्ट रेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपके ऑप्शन में जीरो इंटरेस्ट भी मिले और डज नॉट कंटेन स्पेसिफाइड रेट ऑफ मिले तो आप डज नॉट कंटेन लेकर आओगे। ज्यादा बेहतर आंसर है कि इनके ऊपर इंटरेस्ट का रेट नहीं छपा होता। जीरो कूपन का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर जीरो लिखा हुआ है, जीरो कूपन का मतलब है कि उसके ऊपर कोई रेट लगा हुआ नहीं।
इन्हें बोलते हैं गुमनाम डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर जिनका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। याद करो, जब भी आप कोई डिबेंचर का नाम लिखते हो, जैसे डिबेंचर, तो उससे पहले रेट लिखते हैं। कभी डिबेंचर से पहले 8, कभी 7, कभी 6, कभी 5 ऐसे लिख के चलते हैं। लेकिन जिन डिबेंचर के ऊपर ये रेट नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे डिबेंचर को बोलते हैं जीरो कूपन डिबेंचर, क्योंकि इनके ऊपर कोई कूपन नहीं लगा हुआ, इनके ऊपर मेंशन नहीं है कि इन पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जीरो कूपन डिबेंचर। बाकी जो पहले वाला वो देख लो, कह रहा है एक शेयर है अपने पास 10 रुपए का, जिसमें 40% जो प्रीमियम है। 10 का शेयर, 40% प्रीमियम, तो शेयर कितने का हो गया? 14। कह रहा है एप्लीकेशन मांगी 3, अलॉटमेंट मांगी 5, फर्स्ट कॉल मांगी 2, तो बोलो फाइनल कॉल कितनी होगी? अगर 14 मांगना है तो ये कितने की फाइनल कॉल होगी? 4। तो 4 रुपए आपकी जो है वो फाइनल कॉल, सेकंड हैंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं या खाली फाइनल कॉल बोल सकते हैं। चलिए और एक्स लिमिटेड ने इशू करे 1000 डिबेंचर 100 रुपए के, डिस्काउंट 5% पे। कह रहा है इन पे इंटरेस्ट कितना आएगा? तो जरा बात को समझिएगा, इंटरेस्ट किस पे पे करते हैं? इशू प्राइस पे, फेस वैल्यू पे? इंटरेस्ट किस पे पे करते हैं, इशू प्राइस या फेस वैल्यू? अबे निकम्मो, इस चैप्टर में जितनी भी परसेंटेज होती है, सबकी सब परसेंटेज किस पे लगती है? फेस वैल्यू। डिबेंचर चैप्टर इतनी बार पढ़ लिया, सबकी सब चीजें फेस वैल्यू पे लगती हैं। तो निकालो जरा इंटरेस्ट। 1000 पे 100 रुपए की फेस वैल्यू मतलब 1 लाख, और 1 लाख पे इंटरेस्ट लगाएंगे, बताओ कितना परसेंट? 5%, 10%? 5% डिस्काउंट है निकम्मी, यहाँ पे 10% लिखा तो है। हाँ, 10% अपने पास जो इंटरेस्ट आएगा, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 10,000 इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। महीनों का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना नहीं, क्योंकि डेट वेट बताई नहीं कभी इशू करा है, तो हम लोग पूरे साल भर का इंटरेस्ट लेके चलेंगे। ठीक है भाई, और आ जाओ थर्ड का ऊपर वाला पार्ट। कंपनी ने फोरफीट करे हैं शेयर्स अपने पास 10 रुपए के, नॉन पेमेंट ऑफ 3 एंड 2, एंड री इशू कर दिए 300 शेयर एट 10 रुपए डिस्काउंट पर शेयर। कह रहा है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा? अब ये निकालने के लिए आपके पास दो चॉइस है भाई। या तो आप क्या करो कि सीधी सी बात है, आप अपना पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो वैसे कर दो, जर्नल एंट्री से जो कर दो। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप अगर डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो, हमें कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने शेयर रीइशू कितने करे हैं? 300। कम शेयर रीइशू कर रहा है, तो हमें लिखना पड़ेगा शेयर फोरफीट क्रेडिट वाला अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फोरफीट इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, माइनस करेंगे इसमें से शेयर फोरफीट डेबिट वाला। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ शेयर फोरफीट अपने पास जो कितने हैं? 400। नंबर ऑफ शेयर रीइशू कितने हैं? 300। ये शेयर फोरफीट क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कितना मिला ऑन फोरफीट शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कितना मिला ऑन फोरफीट शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम? फोरफिटेड शेयर पे कितना पैसा मिला प्रीमियम के अलावा, उसे बोलते हैं शेयर फोरफिट क्रेडिट। पढ़ो, 400 शेयर जब्त करे, जिसमें से 10 रुपए में से 5 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिले होंगे भाई? 10 में से 5 नहीं मिले तो कितने मिले होंगे? तो बाकी 5 मिल गए होंगे ना। तो 400 में बाकी 5 मिल गए, मतलब कितने मिल गए? 2,000। ठीक है, अब ये बताओ, ये शेयर फोरफिट डेबिट का मतलब क्या है? शेयर फोरफिट डेबिट का मतलब है डिस्काउंट ऑन रीइशूड शेयर। जो शेयर रीइशू कर रहे हो उस पर डिस्काउंट कितना है? पढ़ो, शेयर को हम रीइशू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे, तो शेयर है कितने का? 10 का। 10 का 10% कितना होता है? 1। और कितने शेयर है? 300। तो कितना आ गया? 300। सॉल्व कर दो, 400 से 400 कैंसिल, 5 × 300 1500, और 1500 में से 300 चला गया तो कितना निकल के आ गया? 12। ये फॉर्मूला लिख लेना पूरा, जैसे मैंने इसकी हिंदी लिखवाई लिख लेना। कितना मिला ऑन फोरफिटेड शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, माइनस में डिस्काउंट ऑन रीइश्यूड शेयर, ऐसे लिख लो। ये हिंदी बहुत काम आएगी आपको ऐसे क्वेश्चन करने में, जिसमें आपको ये कैपिटल रिजर्व निकालना होता है, तो एंट्री नहीं पास करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको। करेक्ट। आया समझ में?
83, 83। पहले नीचे वाला करेंगे, डिवेंचर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू? अनट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स? अनट्रू का मतलब फॉल्स। अनट्रू का मतलब है जो ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो फॉल्स पूछ रहा है। तो इनमें से कोई एक चीज जो है वो गलत होगी, बाकी तीन सही होगी। आ ढूंढे। पहला, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो सही बात है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, तो पहले वाला तो सही है। दूसरे वाला, डिवेंचर रिडीम होते हैं मैच्योरिटी पे, बिल्कुल सही बात है, डिवेंचर मैच्योरिटी पे पेमेंट वापस करनी पड़ती है, गुड। तीसरा, डिवेंचर कैन बी परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, भाई ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ये भी सही है। चौथा, डिवेंचर कैन बी फोरफीट, ना भाई ना, डिवेंचर फोरफीट नहीं हो सकते हैं। फोरफीटर सिर्फ शेयर्स का हो सकता है, डिवेंचर फोरफीट नहीं हो सकते, तो यही इसका आंसर है। भाई डिवेंचर मतलब कर्जा है, कर्जा, तुम कर्जा किसी का फोरफीट नहीं कर सकते। तुम कर्जा लेके भाग जाओगे क्या, ऐसा हो नहीं सकता। तो डिवेंचर कैन नेवर बी फोरफिटेड, ओके। ऊपर वाला, फोरफीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कौन सी कैपिटल? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कौन सी कैपिटल? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब या कॉल्ड अप? बोलो। अगर हम शेयर्स को फोरफीट कर दे तो इनसे कौन सी कैपिटल कम हो जाती है? इशूड, ऑथराइज, सब्सक्राइब या कॉल्ड अप? पक्का? अगर आप सब्सक्राइब बोल रहे हो तो सब्सक्राइब का रीजन सोचो, क्यों? अगर आपने कोई शेयर फोरफीट कर लिया, इसका मतलब आपने मार्केट से वो शेयर छीन लिया, ठीक है। जब मार्केट से वो शेयर आपने छीन लिया तो सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कम हो गई। बात समझ में, सब्सक्राइब कैपिटल अपने पास जो कम हो गई, लेकिन साइड बाय साइड अपने पास जो है ऑथराइज कैपिटल भी अपने पास जो वो हो गई। ऑथराइज कैपिटल नहीं, सॉरी, इशूड कैपिटल भी कम हो गई। क्यों इशूड कैपिटल कम हो गई? क्योंकि जितने शेयर आपने इशू किए थे उसमें से कुछ आपने जो वापस कर लिए। तो दोनों में से आंसर लिखना कौन सा पड़ेगा, सोचो। इशूड। या ऐसे भी सोच सकते हो आप, बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल दिखाते हैं? बैलेंस शीट में जब आप अपनी कैपिटल लिखते हो, कौन सी कैपिटल लिखते हो? तो तुमने बैलेंस शीट तो पढ़ी ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तुमने बैलेंस शीट तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो है। एक सेकंड बेटा। हाँ भाई देखे, देखो बेटा, आपने मार्केट में अपने पास जो है 7,000 शेयर्स निकाले, मान लो 100 रुपए। तो इशूड शेयर कैपिटल अपने पास जो कितनी हो गई, 7 लाख। मान लो सारे बिक भी गए, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी कितनी हो गई, 7 लाख। अब सपोज करो इनमें से मैंने अपने जो है 1,000 शेयर जो है वो कर दिए फोरफीट। अगर मैंने 1,000 शेयर फोरफीट कर दिए तो मेरे शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कितने पड़े हुए हैं, 6,000। बट दिस थिंग डजंट चेंज द फैक्ट कि मैंने इशू कितने किए थे, 7। ये तो मैंने 1,000 बाद में छीने हैं ना, लेकिन मैंने रियलिटी में इशू सिर्फ और सिर्फ कितने किए थे, पूरे पूरे 7। अब ये 1,000 मैंने अगर वापस ही छीन लिए, तो आज की डेट में जो जनता के पास मेरे शेयर्स पड़े हैं वो सिर्फ कितने पड़े हुए हैं, 6।
तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आपके पास जो पहले 7 थी अब वो कितनी हो जाएगी, 6 लाख। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब तुमने निकम्मो बैलेंस शीट नहीं पढ़ी हुई तो कैसे करें, देखो बैलेंस शीट अपने पास जो है उसमें याद करो, जो ये शेयर कैपिटल में नोट में जाके हम लिखते थे वैल्यू, ये कौन सी कैपिटल लिखते थे, ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखते थे। बाकी तो नोट्स टू अकाउंट्स में आता था ना, बाकी नोट्स टू अकाउंट में जाके आप लिखते थे ऑथराइज, लिखते थे इशूड, वो सब यहाँ थोड़ा डालते थे। यहाँ पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैपिटल डालते थे, सिर्फ सब्सक्राइब। तो कम भी अपने पास कौन सी होगी, सब्सक्राइब। और है नीचे वाला 104, 104 पहले नीचे वाला डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट अपने आप में क्या है, चार्ज है एप्रोप्रिएशन है, चार्ज, क्योंकि देना ही देना पड़ता है। चार्ज एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है, चार्ज वो आइटम होता है जो कंपल्सरी टू पे, कंपल्सरी टू पे। एप्रोप्रिएशन वो आइटम है जो सिर्फ प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट होगा तो देंगे। जैसे सेविंग्स, सेविंग्स आपकी एप्रोप्रिएशन है भाई, प्रॉफिट होगा तो ही करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो ही दोगे। डिविडेंड प्रॉफिट होगा सब तभी दोगे। लेकिन जो चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना, वेदर प्रॉफिट या लॉस, इट हैज टू बी पेड। ये हमें पे करना ही करना है। बोलो ठीक है, हो जाएगा। तो इसका आंसर है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऊपर वाला कह रहा है शेयर 10 रुपए का जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है और 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल कर लिया, 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम पे भी हो गया, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा। फोरफीचर की एंट्री याद करो। फोरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरिया, और प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हो जाता अगर नहीं मिला। वो आपसे ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, कह रहा है शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा। तो बोलो यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। और बताओ आपके क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू कितनी दे रखी है, बड़े कह रहा है 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड अप। क्या कॉल्ड अप में प्रीमियम लेते हैं नहीं लेते, नहीं लेते। तो 8 रुपए में प्रीमियम कितना जुड़ा हुआ है, पढ़ो 2 रुपए। तो कॉल्ड अप सिर्फ और सिर्फ कितना लेंगे, तो 6 रुपए आंसर होगा। चलो आगे के पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी खत्म करो। 125 पेज से लेके शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 निपटाते जाओ। 125 से शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 3 निपटाते जाओ। 125 से क्वेश्चन नंबर 3। वन ट्वेंटी फाइव में पहले तो वही पूछ रहा है अनकॉल्ड कैपिटल। तो अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जो कॉल्ड अप है उसको छोड़ के जितना बच गया वो आपका अनकॉल्ड। हो गया बोला। 125 पे जो ऊपर वाला है उसमें अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगी 6, क्योंकि हमने कॉल्ड किया हुआ है 7 जिसमें 3 का अपने पास जो प्रीमियम है। तो 7 में से अगर 3 प्रीमियम है तो कॉल्ड अप अपने पास जो कितना हो गया 4, तो अनकॉल्ड हो गया 6। नीचे कह रहा है इसमें कौन सा अनट्रू है, तो ये सेम क्वेश्चन है आपका, फोर फीचर वाला अनट्रू है। फिर है 136, 136 पेज पे, 136 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सी कैपिटल बैलेंस शीट में शो नहीं होती। तो भाई सब्सक्राइब बैलेंस शीट में मेनली शो होती है, ऑथराइज नोट्स टू अकाउंट में शो होती है, इशूड में नोट्स टू अकाउंट में शो होती है, रिजर्व कैपिटल शो नहीं होती। फिर कह रहा है कौन सा अपने पास अनट्रू है फॉर डिवेंचर। अनट्रू मतलब कि कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहला दे मे बी रिडीमेबल, सही है। दे मे बी रिडीमेबल मतलब इनकी पेमेंट करनी पड़ती है हमें। दे मे बी कन्वर्टेबल, ये भी सही है। दे हैव वोटिंग राइट, ये गलत है। डिवेंचर पर वोटिंग राइट नहीं होते। वोटिंग राइट सिर्फ किस पे होते हैं, शेयर्स। डिवेंचर वालों से डिसीजन लेते टाइम पूछा नहीं जाता, उनको बोलते हैं भैया ये डिसीजन लिया, ये मान लिया हमने, बस। और आइए 149, क्वेश्चन नंबर 3। कल नीचे वाला करेंगे, नीचे वाला। एक वेंडर को आपने डिवेंचर इशू करे हैं 80,000 के,
जबकि उससे जो आपने एसेट खरीदे हैं वो खरीदे 1 लाख को। मुझे बताओ 1 लाख का सामान लेने पे 80 की पेमेंट कर रहे हो, तो फायदे का सौदा है नुकसान का सौदा है? भाई 1 लाख का सामान लेने पे 80 की पेमेंट कर दी, तो ये फायदे की बात है लॉस की बात है? फायदा। फायदा गुडविल में आएगा कैपिटल रिजर्व में आएगा? कैपिटल रिजर्व। भाई जब आप किसी को ज्यादा पेमेंट करते हो तब गुडविल होती है, जब आप किसी को कम पेमेंट करते हो कैपिटल रिजर्व होता है। इसके लिए लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये लो निकम्मो, नेट एसेट्स में से परचेज कंसिडरेशन को घटा दोगे। जैसे मान लो नेट एसेट्स यहाँ पे है 1 लाख के, परचेज कंसिडरेशन है 80, अगर ये हटा दोगे तो ये निकल के आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। कितने निकल के आ जाएगा? 20। और मान लो अगर ऐसा कर दोगे कि परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स हटा दो, मान लो कि तुमने पेमेंट करी 1,20,000 की और एसेट मिल रहे हैं 1 लाख के, तो तुमने पेमेंट ज्यादा करी, अब 20 की यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी? ठीक है भाई, चले और देखें। ये क्या था पेज 140, चले 160, 159, 159 पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, नीचे वाला पहला। 5 लाख के नेट एसेट लिए, यहाँ पे लिख देते हैं 5 लाख के नेट एसेट लिए। कह रहा पेमेंट कर रहे हैं 5400 डिवेंचर ऑफ 100 इंच, 5400 डिवेंचर ऑफ 100 इंच, मतलब पेमेंट कर रहे हैं 540। बताना भाई 5 लाख के लिए 540 की पेमेंट कर रहे हैं, तो जो 40 पेमेंट एक्स्ट्रा कर रहे हैं ये कैपिटल रिजर्व है गुडविल है? क्या बोलो? हाँ गुडविल। अच्छा ऊपर वाला, पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी सिर्फ वाइंड अप के टाइम मंगा सकती है। याद करो ऑथराइज कैपिटल कौन सी थी? जो जीवन भर में मंगा सकते हैं। इशूड कौन सी? जो मंगाई। सब्सक्राइब कौन सी? जो बिकी। कॉल्ड अप कौन सी? जो बिकी उसमें से कितना मंगा लिया। पेड अप कौन सा? जो मंगाया उसमें कितना मिल गया। और रिजर्व कैपिटल क्या है? जो सिर्फ तब मंगा सकते हैं जब कंपनी अपने पास क्या हो रही हो? वाइंड अप। तो रिजर्व कैपिटल इसका आंसर होगा। एंड इसी के साथ हम आ गए बुक के आखिरी में, और आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 है पेज 172 पे। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होती है? तो ये मिनिमम एप्लीकेशन मनी मैं आपको लिखवा चुका हूं, याद है कुछ? पढ़ोगे कम से कम। बाकी जिन लोगों ने पूरे साल का दे रखा उनका तो चलो ठीक है, जनवरी थोड़ी मार्च अप्रैल पढ़ेंगे, मंथली देते हो कम देते हो। ये मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो है कुछ सेबी ने बता रखी है, कुछ कंपनीज एक्ट ने बता रखी है। कंपनीज एक्ट ने क्या रखा है? 5% ऑफ फेस वैल्यू। कंपनीज एक्ट ने कहा है कि कम से कम 5% होना चाहिए फेस वैल्यू का, ठीक है। और सेबी ने क्या रखा है कि 25% होना चाहिए इशू प्राइस का। देखो एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि हम जो शेयर निकाल रहे हैं उसमें से कितना बिक जाना चाहिए। हम जो शेयर निकाल रहे हैं, निमित आजा आजा बैठ 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 आता। हम जो शेयर्स अपने पास जो है जो निकाल रहे हैं उसमें से कितना अपने पास जो बिक जाना चाहिए, राइट। तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है बेटा वो शेयर्स के केस में 90% है, डिवेंचर के केस में 75% है, लेकिन ये किसने बताया? सेबी ने। फिर इसकी तरह एक और क्वेश्चन है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए। ये मिनिमम एप्लीकेशन मनी अपने पास जो है सेबी कहता है कम से कम 25% होनी चाहिए इशू प्राइस की, और कंपनीज एक्ट कहता है कि कम से कम 5% होना चाहिए किसका? फेस वैल्यू।
क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा जवाब सेबी का लिखना है। जब साइलेंट है हमेशा जवाब किसका लिखना है? सेबी का। अब पढ़े, कह रहा है सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए? इशू प्राइस पे पूछा है, इशू प्राइस का 25% होना है। और नीचे पढ़ लो, जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जब डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह देते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? तो मैंने सिखाया था बेटा, डिवेंचर जा रहे हैं इसलिए डिवेंचर क्रेडिट होते हैं, आ कुछ नहीं रहा इसलिए डिवेंचर सस्पेंस क्या हो जाता है? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। देख लो कौन सा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 उठाओ, आखिरी से, हर पेपर से क्वेश्चन 6 खत्म करो, डिवेंचर डिवेंचर का। क्वेश्चन नंबर 6 हर पेपर से रिवर्स में शुरू करो, पीछे की तरफ जाओ। हरियर राहुल, ये वाला जो लेक्चर है बेटा ये उस पर डाल दियो कम्युनिटी के ऊपर। हाँ, जो सीए सीएस वाले बच्चे हैं उनको भी दे दियो, उनके भी 1 मार्कर्स हैं।
कौन सा 6 है, पेज नंबर 125। अबे एंट्री पास करना, मेरे ऐसे लिखे एंट्री, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सबसे पहले कह रहा है कि भाई 30,000 डिवेंचर इशू करे हैं 100 रुपए के एट अ प्रीमियम। अब कितना प्रीमियम यहाँ बताया नहीं, ठीक है। और नीचे कह रहा है कि अपने पास जो है रिडीम भी हो रहे हैं 10% प्रीमियम पे। ओके 10% प्रीमियम पे, तो नीचे वाली एंट्री पास कर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू -% डिवेंचर, और यहाँ पे होगा टू एसपीआर, यही होगा। अब एक बात बता, जो डिवेंचर अपने पास है वो है 30,000, तो यहाँ पे तो बेटा फेस वैल्यू आती है 30,000 इंटू 100, ठीक है। और एक बात बता, यहाँ पे हम इसको रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो यहाँ पे क्लिक भी ऐड होगी, लॉस टू प्रीमियम। फिर इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करेंगे नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीनल टू लॉस, ये करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीनल से पहले एसपीआर भी लिखेंगे, क्योंकि एसपीआर है तो उसमें ये एसपीआर है, नहीं ये प्रीमियम ही है, ये एसपीआर अपने पास यूज करेंगे। अब यहाँ पे चेक कर कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ पीनल से हमने जो अपने पास लॉस राइट ऑफ करा है, कितना यूज करा है, 180 मिला। और ऊपर कह रहा है रिडम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे। तो एक बार बता, 30,000 इंटू 10, तो ये टोटल कितना होगा, 3 लाख, ये भी 3 लाख होगा। मतलब टोटल लॉस अगर 3 लाख का है और तूने 180 स्टेटमेंट ऑफ पीनल से निकाला, तो एसपीआर से कितना निकाला होगा। इससे पता चल गया कि एसपीआर तेरा 120 है, और अगर ये 3 लाख ये 120 है, ये तेरा अपने पास है 30,000 इंटू 100, 30 लाख, तो ये तेरी बैलेंस शीट करा देगी। अब देख क्वेश्चन में उसने बोला क्या है कि ये बता दो एसपीआर का रेट क्या होगा, किस रेट पे इशू हुई। तो एसपीआर तेरा निकल के आया 120, ये 120 अपने पास जो है 30,000 डिवेंचर के अनुसार है। तो मैं यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करूं कि 120 आ जाए, 30,000 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 120 आ जाए, 4। तो 4/100, क्योंकि 4 का प्रीमियम अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100, तो परसेंटेज कितनी बन के आ गई, 4। ठीक है, एंट्री कर लिया, अगर एंट्री से ना आधे सवाल अपने आप क्लियर हो जाते हैं, एंट्री करा दो। चलो तो आज अब कौन कौन से क्वेश्चन अपने पास करे हैं, देखो 27 से 30 तो मैंने कराए हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 और 14 मैंने कल आपको करवाया। एक बार काउंट कर लो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 5 6 7 8, 16 में से 8 क्वेश्चन हम लोगों ने अपने पास हर पेपर से निपटा दिए लगभग। बाकी अपने पास जो क्वेश्चन है अब उनको प्रिपेयर करो, एक आध क्वेश्चन बता रहा हूँ घर से करना। क्वेश्चन 9 10 11 ये तीनों क्वेश्चन के सेट करना हर पेपर में, ये तीनों क्वेश्चन होंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन समझ गया, तो फंडामेंटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें सब कुछ आता है। कर रखे हैं, चलो बहुत बढ़िया, अगर कर रखे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्वेश्चन नंबर अपना 7 उठा लेना, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास डालना, कर रखे हैं तो, नहीं तो फिर अपने पास याद कर लीजिए भाई। कल तो अनाउंस करा भाई, ये टेस्ट है कुछ याद है, 1 मार्कर्स अपने पास, 60 मार्क्स से अपने पास जो वो बोला था, ठीक है भाई। टाइमिंग अपने पास जो वो कर देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इतना आप लोग अपने पास जो अच्छी तरह से वो कर लेना, निपटा लेना, मतलब इतने को आप अच्छी तरह से।